अचानक ट्विटर इत्यादि पर स्मृति ईरानी और सुधीर चौधरी से लेकर तिहाड़ी तक ट्रेंड करने लगा। हमें लगा कि ये तो काफ़ी पुराना मामला था, ये अचानक फिर से चर्चा में कैसे है। थोड़ी यादाश्त जिनकी कमज़ोर भी हो, उन्हें भी लिबरल गिरोहों ने सुधीर चौधरी के गिरफ्तार होने का मामला तो भूलने नहीं ही दिया होगा। नवंबर 2012 में कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल ने चौधरी और उनके सहयोगी समीर अहलूवालिया पर आरोप लगाया कि दोनों ने मिलकर उनसे 100 करोड़ रुपए के विज्ञापन मांगे और नहीं दिए जाने पर जिंदल ग्रुप को कोलगेट घोटाले यानी कि कोयले की दलाली से जुड़े घोटाले में फंसाने की खबरें, जोड़कर चलाने की जो खबरें होती हैं, उनकी धमकी दे दी। अब कोयले की दलाली में हाथ कौन काला करना चाहता है, तो उन्होंने इसका एक वीडियो मीडिया को दे दिया था। सुधीर चौधरी और समीर अहलूवालिया को गिरफ्तार करके 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। इसके बाद से लोग अक्सर सुधीर तिहाड़ी भी बुलाने लगे हैं, तो वहाँ से वो लोग बेल पर बाद में बाहर आए। आगे इस मामले में ब्रॉडकास्ट एडिटर्स एसोसिएशन ने अपने कोषाध्यक्ष के पद से सुधीर चौधरी को हटा दिया और उनका कहना था कि सुधीर चौधरी ने गलत तरीके के काम किए हैं और थोड़े वर्षों बाद जुलाई 2018 में जिंदल ग्रुप ने जांच एजेंसियों को लिखा कि उनका पत्रकारों से समझौता हो गया है और वो मामला वापस ले लेना चाहते हैं। पत्रकारों पर जांच बंद करने के निवेदन के ही दिन जिंदल और उनसे संबंधित कुछ लोगों पर रिश्वत देने का मामला दर्ज हो गया। हाल का दौर अगर याद करें तो अपने एक लंबे से कार्यक्रम में सुधीर चौधरी ने नोटबंदी या कहिए कि बड़े नोटों को बदले जाने की जो कवायद थी, उसके दौर में ये दावा किया था कि इन नोटों में एक चिप लगा है, इससे काला धन छुपाने वाले पकड़े जा सकेंगे। एक बार दावा सुन लेते हैं उनका कि क्या था। काले धन पर रोक के लिए लाए जा रहे 2000 रुपए के करेंसी नोट को बनाने के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। ये एक नई बात होगी। 2000 रुपए के हर एक नोट पर NGC यानी नैनो GPS चिप लगा हुआ होगा। हालांकि अभी तक इस दावे में कोई भी तथ्य नहीं निकला है। हाँ, ये ज़रूर हुआ है कि कथित रूप से जो चिप से लैस 2000 रुपए का नोट था, उसे अब सरकार वापस ले रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भले ही रामनाथ गोविंद का सम्मान इत्यादि से सुधीर चौधरी नवाजे गए हों, लेकिन उनकी पत्रकारिता की कोई साख जो होती है वो बड़ी ऊंची नहीं है। ये कोई एक दो बार गलती हो जाने जैसी बात रही हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर 2019 में संसद में दिए गए अपने एक भाषण में फांसीवाद के 7 लक्षण महुआ मोइत्रा ने बताए थे। विचित्र बात ये थी कि अमेरिकी मार्टिन लॉन्गमैन ने कुछ वर्ष पहले 2017 में एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें ट्रंप की सरकार को फांसीवादी बताते हुए फांसीवाद के 12 लक्षण गिनवाए गए थे। सुधीर चौधरी ने कहा कि महुआ मोइत्रा ने लेख चुरा कर अपना भाषण बना दिया और ट्विटर आदि माध्यमों पर लोगों ने भी महुआ मोइत्रा के खूब मज़े लिए। इसके बाद महुआ मोइत्रा ने जी न्यूज़, जहां उस समय सुधीर चौधरी काम करते थे, उसे चोर बताया और पेड न्यूज़ चलाने वाला बता दिया। दोनों लोगों ने, जी न्यूज़ ने महुआ मोइत्रा पर और महुआ ने जी न्यूज़ पर मुकदमा भी कर दिया। बाद में मार्टिन लॉन्गमैन ने कहा कि महुआ ने उनका लेख नहीं चुराया। अब एक लिबरल भला कैसे कहता कि दूसरा प्रगतिशील जो है वो चोर है। जैसे वो ट्रंप का अमेरिका में विरोध कर रहे थे, वैसे ही महुआ भी तो भारत में मोदी का विरोध कर रही थी। दोनों लोग लिबरल गिरोह से ही आते थे, तो एक दूसरे की टांग वो लोग नहीं खींचते। ये भाई अंडरस्टूड सा मामला होता है। इसमें कोई कहने की या समझाने की, अलग से जान पहचान इस्तेमाल करने की, पैरवी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अप्रैल 2020 में अल जज़ीरा नाम के एक अरब देशों में कहीं से चलने वाले चैनल ने सुधीर चौधरी पर इस्लामोफोबिक होने का अभियोग भी मढ़ दिया था। ये तो खैर सबको पता है ही कि जब भी कोई आतंकी हरकत सफल हो जाती है तो प्रगतिशील डायलॉग जो होता है उसमें कहा जाता है कि आतंक का कोई मज़हब नहीं होता। और जैसे ही आप किसी आतंकी की बात करते हैं जो कि नाकाम हो गया हो, पकड़ा गया हो, उसे फांसी वांसी हो रही हो, तो आपको
इस्लामोफोबिक बताया जाने लगता है। तो यहाँ भी मामला वैसा ही था। अब क्योंकि चौधरी ने तबलीगी जमात की बात कर दी थी और वहाँ से बिना उचित वीज़ा वाले कई विदेशियों को पकड़ा जाना हो, या फिर उसके जो मौलाना साद थे उनका अभी तक गायब होना हो, ये सबने देख रखा है। तो अकेले भारत में जहाँ इनके इतने फ़िरके होते हैं, वहाँ सिर्फ एक तबलीगी जमात की बात कर देना इस्लामोफोबिक कैसे हो जाता है पता नहीं। बाद में कम्युनिस्ट शासन वाली जो केरल की सरकार है, वहाँ की पुलिस ने सुधीर चौधरी पर एक मामला दर्ज किया था, क्योंकि 11 मार्च 2020 को अपने डीएनए नाम के एक कार्यक्रम में जिहाद की किस्मों की वो बात कर रहे थे। जहाँ तक रामनाथ गोयंका अवार्ड की बात है, तो वो उन्हें दिल्ली के कुख्यात निर्भया बलात्कार कांड की पीड़िता के मित्र का इंटरव्यू लेने के लिए मिला था। पीड़िता का जो मित्र था वो उसके साथ ही था दुर्घटना के दिन, और उसका जो इंटरव्यू लिया था उसके लिए हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में चौधरी को ये इनाम मिला था। तो कुल मिलाकर के हम लोग ये कह सकते हैं कि प्रगतिशील गिरोह में तो उनकी छवि काफ़ी खराब है। सरकार के नए फैसलों और बदलावों का समर्थन करते हुए अक्सर दिख जाने वाले चौधरी को कोसने वाले जो बोटी पत्रकार हैं वो कम नहीं हैं। अब बोटी पत्रकार क्या होता है? तो भैया जैसे गोदी मीडिया होती है ना, वैसे ही बोटी मीडिया भी होती है, जो बोटियां फेंकने पर किसी के ऊपर भौंकना शुरू कर सकती है और बोटियां न मिलने पर किसी को भी काटने दौड़ सकती है। तो उसे जो होता है वो बोटी मीडिया कहा जाता है। जैसे गोदी मीडिया होता है वैसे ही बोटी मीडिया भी होता है। लगातार विरोध होने के बाद भी विचित्र रूप से अजित अंजुम और रवीश कुमार जैसे इनामी पक्षकार अचानक इनके समर्थन में कूद पड़े। इन्होंने स्मृति ईरानी पर धावा बोल दिया है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये समझना आम जनता के लिए कोई मुश्किल नहीं है। इसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि कांग्रेस ने हाल में ही अमेठी से राहुल गांधी और बनारस, काशी वगैरह से प्रियंका वाड्रा को चुनाव में उतारने का इशारा कर दिया है। जाहिर है बोटी मीडिया तो उसी पक्ष से भौंकेगी जिस पक्ष से उसे बोटियां फेंकी जा रही है। तो डॉग विसल पड़ते ही गिरोह के गिरोह स्मृति ईरानी को, जो कि अमेठी से पिछली बार जीत गई हैं, वहाँ से घेरने दौड़ पड़े हैं। सीधा मोदी पर हमला करना इन गिरोहों के लिए उतना आसान नहीं होता, इसलिए दूसरे नंबर का जो आसान शिकार था उस पर झपट्टा मारने की बोटी मीडिया ने अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही इस विवाद को उठाने से एक और भी फायदा हो गया है। अब तक के सबसे बड़े अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले का पता लगने लगा है। ऐसा बताया जा रहा है कि माइनॉरिटी स्कॉलरशिप स्कीम के तहत जो संस्थान काम कर रहे थे उनमें से आधे से अधिक 53% संस्थान फर्जी हैं। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने अपनी एक आंतरिक जांच में पाया कि 830 ऐसे संस्थान हैं जो अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति के नाम पर पैसे तो उठा रहे हैं, लेकिन ये असल में किसी और की जेब में जा रहा है, ज़रूरतमंदों तक तो पहुंच ही नहीं रहा। केवल पिछले 5 वर्षों में इस निंजा तकनीक का इस्तेमाल करके ये भ्रष्टाचारी 144.83 करोड़ का घोटाला कर चुके हैं। ये करीब करीब 145 करोड़ होता है। विभाग की मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मामले को सीबीआई को जांच के लिए सौंप दिया है, और ये एक बड़ा मामला होता है जिस पर तथाकथित प्रगतिशील गिरोहों को चुप्पी साधनी होती है, इससे ध्यान बटाना होता है। आमतौर पर आपको याद होगा कि राफेल जैसे मामले में भी वो लोग चौकीदार चोर है कहने से नहीं चूके थे, लेकिन ये घोटाला जब सामने आ रहा है तो अचानक से चुप्पी साध ली है। आप कहेंगे कि इस मामले से भला प्रगतिशीलों को क्या लेना देना हो सकता है? इसके लिए आपको एनजीओ इत्यादि से जुड़े कानूनों पर एक नज़र डालनी चाहिए। कोई भी संस्थान जो अल्पसंख्यक हितों के लिए काम करता हुआ बताया जाए, उसका अल्पसंख्यक संस्थान होना ज़रूरी हो जाता है। जब तक संस्थान के जो न्यूनतम 5 सदस्यों की ज़रूरत होती है, उसमें से कम 3 या 4 सदस्य स्वयं भी अल्पसंख्यक कहलाने वाली बिरादरी से नहीं आते, तब तक संस्थान को अल्पसंख्यक संस्थान माना ही नहीं जाएगा, तो उसे ये फंड मिलेगा ही नहीं। तो ये वैसा ही है जैसे स्त्रियों का संस्थान कोई संस्थान तभी कहलाता है जब उसका नियंत्रण स्त्रियों के हाथ में होता है। अधिकांश सदस्य जो होती हैं उनकी वो स्त्रियां होती हैं।
तो इसका मतलब है कि ये जो 830 संस्था हैं उसके जो कर्ता धर्ता इस मामले में फंसने वाले हैं वो बड़ी संख्या में एक ही समुदाय विशेष के होंगे। जिनका नाम सामने आएगा वो कोई बहुत मामूली लोग भी नहीं होंगे, क्योंकि हाल में जब से एनजीओ निबंधित करवाने और चलाने के नियम सख्त हुए हैं तब से जितनी कागजी कार्रवाई करनी पड़ती है उसके लिए सीए और वकीलों की मदद भी चाहिए। ये सीए वकील मुफ्त में नहीं आते, इसलिए संस्थान बड़े लोगों के ही होंगे। इस मामले में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की ओर से आधिकारिक शिकायत 10 जुलाई को ही दर्ज हो चुकी है और बताया जाता है कि जांच के दायरे में 34 राज्यों के 100 जिले हैं। जिन 1572 संस्थाओं पर जांच चली उसमें से 830 अनियमितताओं में लिप्त पाए गए। अभी ये जांच पूरी भी नहीं हुई है, क्योंकि ये आंकड़े अभी 34 राज्यों के नहीं हैं, केवल 21 राज्यों के हैं। बाकी जगह संस्थाओं की जांच चल रही है और मंत्रालय करीब करीब 1,80,000 संस्थाओं में छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति देता है। इसमें पहली कक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक के लिए छात्रवृत्ति होती है और ये जो योजना है जिसकी जांच की गई वो 2007-2008 में शुरू की गई थी। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही जब जांच की बात हुई थी तो मदरसों से हज़ारों छात्र छात्राएं गायब हो गए थे। फर्जी लाभुकों के नाम पर चल रही ये लूट कब से जारी थी और घोटाले से इकट्ठा हुए भारत के करदाताओं का पैसा जो था वो भारत के ही खिलाफ कितना इस्तेमाल हुआ ये भी जांच का विषय होगा। जिन्हें कतार में सबसे पीछे खड़ा वंचित शोषित वर्ग बताते हुए प्रगतिशील गिरोह जमीन पर ही लौटने लगते हैं, वैसे लोगों की छात्रवृत्ति को खा जाने का, उनको मिलने वाली सुविधाओं के नाम पर घोटाले करने का ये कोई पहला मामला भी नहीं है। कुछ वर्ष पहले 2018 में भी एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया था। कभी अनुसूचित जातियों जनजातियों के नाम पर तो कभी पिछड़े वर्गों को मिलने वाली छात्रवृत्ति का घोटाला होता रहा है। अधिकांश ऐसे मामलों की बात करें तो सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हो जाने के बाद भी इन वंचित शोषित वर्ग के लोगों को ये तक नहीं पता होता कि उनके बच्चों के लिए सरकार ने कोई छात्रवृत्ति योजना चला भी रखी है। बच्चों की पढ़ाई एक तरफ पैसों की कमी की वजह से छूटती रहती है तो दूसरी तरफ कोई घोटालेबाज अपनी 56 करोड़ की कोठी बनवा रहा होता है। 2021-22 के आंकड़े अगर हम लोग देखें तो उनसे पता चलता है कि सेकेंडरी स्कूल तक पहुंचते पहुंचते मेघालय में 21.7%, बिहार में 20.46%, असम में 20.3%, गुजरात में 17.85% और पंजाब में 17.2% बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिलहाल इन अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में घोटाला करने के आरोपी 830 संस्थाओं के अकाउंट सील कर दिए गए हैं। हाँ, लिबरल गिरोहों में खलबली मची हुई है। अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाले को कवर फायर देने के लिए बोटी पत्रकारों का झुंड उतर आया है। बाकी टमाटर और सिलेंडर के पीछे घोटाला कितना छिपता है ये देखने की बात होगी। जय श्री राम।